मेरे पिता ने मुझे अपने से 11 साल बड़े आदमी से शादी करने के लिए मजबूर किया। शादी के बाद उन्होंने मुझे हद से ज्यादा लाड प्यार दिया, मेरी हर इच्छा पूरी की, लेकिन कभी मुझे दिलासा देने की हिम्मत नहीं उठाई। यहाँ तक कि जब मैंने शादी के दिन रो रो कर दया की भीख मांगी, तब भी उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उनके पास खूब पैसा और खूब प्यार था, इसलिए उन्होंने मेरा दिल पूरी तरह से जीत लिया। फिर एक दिन मुझे उनकी कोट की जेब में एक पुरानी तस्वीर मिली। मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे समाज की प्रतिष्ठित महिलाओं के समूह में से सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि मेरी आंखें और भौहें उनकी प्रेमिका से मिलती जुलती थीं। मैं उनसे इस बारे में बात करने ही वाली थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने 18 इमरजेंसी कॉल किए, लेकिन वे अंटार्कटिका में अपनी प्रेमिका के साथ सूर्योदय देख रहे थे और उन्होंने एक भी कॉल नहीं किया। जब मैं उठी तो मैंने डॉक्टर की आवाज सुनी। वह झटपट चीन लौट गया और मैंने उसके सामने तलाक का समझौता रख दिया। मैंने कहा, तुमने कहा था कि बच्चे के जन्म के बाद मुझे तोहफा दोगे। अब मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या चाहिए। बस तुम इस पर हस्ताक्षर कर दो। उसने बिना किसी झिझक के दस्तावेज ले लिया और अंत में जल्दी से हस्ताक्षर कर दिए। मुझे उससे इतनी जल्दी फैसला लेने की उम्मीद नहीं थी। उसने तो दस्तावेज की सामग्री पर नजर भी नहीं डाली। मैं थोड़ी हैरान रह गई। उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम अंदर लिखी बातें भी नहीं पढ़ोगे? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूंगी जिससे तुम दिवालिया हो जाओगे? वह बस मुस्कुराया और मेरी नाक की नोक को हल्के से छुआ। मेरा तुम्हारा है। बच्चे के जन्म के बाद यह तुम्हारा होगा। मैंने उसके ऐसा कहते ही हंस दिया। दुर्भाग्यवश इस बार मुझे आजादी चाहिए। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मुझे घंटी बजने से व्यवधान हुआ। यह लू टिंगजी का फोन था। उसने पर्चा ले लिया। मुझे अभी भी स्क्रीन पर नाम दिखाई दे रहा था, चू यांद्रान। ऑफिस में कुछ काम आ गया है। मैं फोन का जवाब देने जा रहा हूँ। वह हमेशा की तरह भावुक हो गया और उसने अपना फोन नीचे रख दिया। जब उसने मुझे सिर हिलाते देखा तो वह अध्ययन कक्ष में चला गया। 2 कदम चलने के बाद वह फिर रुक गया और मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ गया। वैसे आजकल आप इतनी बार फोन कर रहे हैं, क्या बात है? मेरा दिल बैठ गया और अंत में मैंने बस अपना सिर हिला दिया। कुछ नहीं था। उन्होंने और कुछ नहीं पूछा और चुपचाप अपने स्टडी रूम में चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उनकी आकृति मेरी नजरों से पूरी तरह ओझल हो गई। मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली, खुद को बेहद हास्यास्पद महसूस करते हुए। यह वास्तव में कोई गंभीर बात नहीं थी, बस एक कार दुर्घटना, मौत के मुंह से बाल बाल बचना और बच्चे को खो देना। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी परदादी ने उन्हें 18 बार फोन किया, लेकिन वे अपनी पहली प्रेमिका चू यांद्रान के साथ सूर्योदय देख रहे थे। अपनी शांति भंग होने के डर से उन्होंने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया और अंत में अपना फोन बंद कर दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि चू यांद्रान उनकी युवावस्था की आदर्श थी और मैं महज उनकी परछाई थी। हालांकि मैं इतनी बूढ़ी नहीं हूँ, फिर भी मैं समझती हूँ कि अगर किसी के लिए अभी भी भावनाएं हैं तो दूसरों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। लू टिंगजी मुझसे 11 साल बड़ी है, वह इस सरल सिद्धांत को कैसे नहीं समझ सकती। हाथ में हस्ताक्षरित तलाक के समझौते को देखते हुए मैंने अनजाने में अपने होठों के कोने को खींचा। लू टिंगजी, चूंकि तुम उससे इतना प्यार करती हो तो मैं तुम्हें पूरी तरह से वापस दे दूंगी। मैंने अपना फोन निकाला और अपने वकील को डायल किया। वकील, लिंक समझौता हो चुका है। हमें तलाक का प्रमाण पत्र कब तक मिल सकता है? दूसरी तरफ मौजूद वकील लिन इस बात से स्पष्ट रूप से हैरान थे कि यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। प्रक्रिया के अनुसार इसमें कम से कम 1 और महीना लगेगा। समय की पुष्टि करने के बाद मैंने बाकी का काम वकील को सौंप दिया। फोन रखने के बाद मैंने अपने फोन पर 30 दिन की उल्टी गिनती शुरू कर दी। उस रात लू टिंगजी अध्ययन कक्ष में सो रहा था। चौथे दिन जब मैं बाहर निकला तो मैंने उसे सूट पहने देखा, मानो बह जा रहा हो। उन्होंने देखा कि मेरी हरकतें एक जैसी थीं और जल्द ही मैं फिर से स्वाभाविक लगने लगा। मुझे आज कुछ काम करना है। मैं आपके साथ प्रदर्शनी में नहीं जाऊंगी। क्या आप अकेले जा सकते हैं? मैं बाद में आपके लिए आपका पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक लाऊंगा। प्रसव पूर्व जांच, मैंने मन ही मन ठंडी हंसी के साथ सोचा। बच्चा तो जा चुका था, जांच का क्या मतलब? लेकिन दरवाजे पर खड़े उसे देखकर मैं कुछ नहीं बोली, बस सिर हिला दिया। वह गया नहीं, बल्कि अपने चेहरे की ओर इशारा किया। मैंने अनसुना करने का नाटक किया और वहीं खड़ी रही। जब उसने देखा कि मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने मुझे याद दिलाया, अलविदा कहने के बारे में क्या ख्याल है? यह एक नियम है जो हमने शादी के शुरुआती दिनों में बनाया था। जब भी वह जाती है, मुझे उसे अलविदा कहने के लिए एक चुंबन भेजना पड़ता है। लेकिन अब मैं बस अपना सिर हिला रहा हूँ। आपको जल्दी नहीं है? चलिए पहले चलते हैं। छोटी बच्ची, बड़ी होकर तुम इतनी चिपकू नहीं रहोगी। लू टिंगजी एक पल के लिए मुस्कुराई, लेकिन उसने चुंबन के लिए जोर नहीं दिया। वह दरवाजे से बाहर निकल गई। उसके जाने के कुछ ही देर बाद मैंने भी अपने कपड़े बदले और बाहर निकल गया। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं अस्पताल नहीं गया था, बल्कि जी यांझो के व्याख्यान में गया था। मैंने सुना है कि वह अभी अभी चीन लौटी है और आज स्कूल में उसकी एक विचार विमर्श बैठक थी। मुझे थोड़ी देर हो गई थी। धीरे धीरे कुछ छात्र सभागार से बाहर आ गए और जब मैं वहां से गुजरा तो मुझे अभी भी उनकी बातचीत सुनाई दे रही थी। जी यांझो बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। उन्होंने इतनी कम उम्र में 9 पुरस्कार जीता और चाय के कलाकार बन गए, है ना? यह यात्रा वाकई बहुत अच्छी है। मैं भीड़ के बीच से गुजरा और सभागार पूरी तरह से खाली नहीं था। बचे हुए सभी लोग एक जगह पर घिरे हुए थे और केंद्र में घिरे हुए लोग इस व्याख्यान के मुख्य पात्र जी यांझो थे। वहाँ बहुत ज्यादा लोग थे और मैंने कुछ देर तक देखा और पाया कि उनके तितर बितर होने के कोई संकेत नहीं थे। मैं पहले जाने वाला था, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे आश्चर्य से भरी एक आवाज मेरा नाम पुकारती सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जी यांझो भीड़ से बाहर निकल रही थी। शाओ यी बहुत दिनों बाद मिले। मैंने सिर झुकाया और उसकी ओर मुस्कुराया। सीनियर, बहुत दिनों बाद मिले। हमने थोड़ी देर बातचीत की और मुझे इस विषय के करीब जाने में थोड़ी झिझक हो रही थी। सीनियर, मैं आपके संस्थान में जाना चाहता हूँ, तुम मुझे ले जा सकते हो? जी यांझो ने सुना और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, बेशक मैं कर सकता हूँ। शाओ यी, तुम उस समय अकादमी में एक प्रतिभाशाली कनिष्ठ छात्र थे। जब आपने पहली बार स्कूल में प्रवेश किया तो आप कुछ स्तरों की छलांग भी लगा चुके थे। बात बस इतनी सी है कि आपके परिवार को इतनी थकान महसूस हो रही थी कि वे आपको अपना शोध जारी रखने की अनुमति नहीं दे सके। इसलिए शिक्षक ने मुझे वह पद दे दिया। अगर तुम उस समय वहां से नहीं निकले होते, यह पद आपका होना चाहिए था। पुरस्कार का 80 हिस्सा भी आपका होना चाहिए। उसने विषय बदलते हुए कुछ चिंता भरी नजरों से मेरी ओर देखा।
लेकिन हमारा शोध संस्थान पूरी तरह से विदेश में स्थित है। क्या आप लोगों को अपने घर में आने दे सकते हैं? मेरे माता पिता सोचते थे कि लड़कियों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए उन्होंने मेरी शादी एक भरोसेमंद व्यक्ति से तय कर दी। लेकिन अब मैं तलाक ले रही हूँ, इसलिए मैं अपनी मनचाही जिंदगी जीऊंगी। जब जी यानचो को पता चला कि मैं तलाक चाहती हूँ तो वह स्पष्ट रूप से परेशान हो गया। आप कब स्थानांतरित हो सकते हैं? 1 महीने बाद। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जी। मैं अभी जी यानचो से बात कर रहा था और अचानक मुझे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मैंने अपने अवचेतन मन में झांका और एक परिचित चेहरा देखा। लू टिंगजी ने सूट पहना हुआ था, उसकी नाक पीछे की ओर थी और उसकी निगाहें मेरे पीछे से जी यानचो पर टिकी हुई थी। मैं इसका अर्थ नहीं बताऊंगा। वह हमेशा शांत स्वभाव के रहे हैं। मैंने पहली बार उनकी आंखों में गुस्सा देखा है। लेकिन वह कौन सा सिरका खाते हैं? उनके दिल में चू यानरान के लिए खास जगह है। वह मेरे सीनियर थे जब मैं पढ़ाई कर रहा था। जी यानचो। मैंने अपने विचारों को वापस लेते हुए सबसे पहले जी यानचो का परिचय कराया और लू टिंगजी की ओर देखा। ये मेरे पति लू टिंगजी हैं। 2 साधारण परिचय के बाद दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जब उन्होंने हाथ छोड़े तो उनकी हथेलियों पर कुछ लाल निशान थे और उनके हाथ बिना हिले डुले पीछे की ओर थे। मुझे हवा में आग सी महसूस हुई। मैंने गलत हाथ दबा दिया था। मैंने जी यानचो के सामने हाथ रखे और वापस चली गई। अलविदा सीनियर। मैं लू टिंगजी के साथ चली गई और उसने मुझे पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जी यानचो की आंखों में थोड़ी उदासी थी और दूसरी ओर लू टिंगजी मुझे इस तरह जाने नहीं देना चाहता था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं काफी समय से स्कूल नहीं गया था, इसलिए मैं यहाँ टहलने आया हूँ। मैं कुछ देर चुप रही और फिर मुझे उसके साथ बाहर जाने का एक बहाना मिल गया। मैंने दाहिनी ओर से उसकी ओर देखा और कहा, आपने कहा था कि आज आप व्यस्त हैं, है ना? फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? जब ये शब्द कहे गए तब तक हम कार के किनारे पर पहुंच चुके थे। मैं यात्री कार को खींचने के लिए कार के किनारे गया, लेकिन यात्री कार की खिड़की धीरे धीरे नीचे हो गई। मैंने वहां एक ऐसा चेहरा देखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह अपरिचित भी नहीं था। जब मैंने देखा कि मेरी नजर चू यानरान पर है तो लू टिंगजी शांत हो गया और उसने चेहरे पर कोई भाव बदले बिना समझाया। मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला और उनसे बातचीत की। दरअसल यह बहुत सामान्य बात है। मेरी नजर उसके हाथ में पकड़े हुए नाश्ते पर पड़ी। मुझे अचानक याद आया कि वह भी इसी स्कूल का छात्र था। अब ऐसा लगता है कि चू यानरान भी उनमें से एक है। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि वे अब भी बूढ़ों की यादों में हैं या युवाओं की यादों में, मुझे डर है कि सिर्फ वही लोग इस बारे में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम चू यानरान है। आप टिंगजी की पत्नी है ना? यह छोटी बच्ची बहुत छोटी और सुंदर है। चू यानरान ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। उसकी आवाज स्पष्ट थी। मैंने सिर हिलाकर सहमति दी और देखा कि उसका पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था। मैं पीछे की पंक्ति की ओर मुड़ा और बैठ गया। शायद मेरे एकांतवास ने उसे और अधिक आत्मविश्वासी बना दिया। कार में उसने मेरी पत्नी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और पीछे की सीट पर बैठ गई। वही लू टिंगजी जो रास्ते में नहीं आ रहा था, हंस रहा था। चू यानरान ने लू टिंगजी द्वारा अभी अभी दिए गए नाश्ते को अपनी बाहों में थामे रखा था। मुस्कान के कारण उसके होठों पर मिट्टी का एक टुकड़ा चिपक गया। टिंगजी, इस घर का स्वाद बिल्कुल पहले जैसा ही है। आप इसका स्वाद चखें। लू टिंगजी ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और उसने इसके बारे में नहीं सोचा। उसके सिर के एक तरफ ने उसकी जमीन पर ऊंचाई को काट लिया। अगले ही पल कार को उसकी शिकायत याद आ गई। तुम इतने लापरवाह क्यों हो? मेरे हाथ पर भी काट लिया गया था। लू टिंगजी ने अपनी आंखों के नीचे हल्की सी मुस्कान बिखेरी। अचानक मेरी नजर रियर व्यू मिरर में पीछे की सीट की ओर मुड़ गई। देवता के रंग ने कुछ क्षणों के लिए घबराहट पैदा कर दी। मैंने चू यानरान को धक्का देकर दूर कर दिया। ये क्या तुम खाना खाना चाहती हो? मुझे यह खाना पसंद नहीं है। मैंने अपनी नजरें हटा ली और धीरे से सिर हिलाया। चू यानरान ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। क्या आप सच में इसे चखना नहीं चाहते? यह बहुत स्वादिष्ट है। जब हम स्कूल में थे तो टिंगजी को 3 दिन और 2 दिन मेरे लिए इसे खरीदने के लिए दीवार फांद कर जाना पड़ता था। वह बहुत भावुक था। उसके शब्दों से पता चल रहा था कि लू टिंगजी को उसकी कितनी परवाह थी। उसने रोशनी की ओर देखा और बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, मानो मुझे दुखी देखने और मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हो। लेकिन मैं चुपचाप सुनता रहा, कोई आवाज नहीं की और कुछ नहीं बोला। अंत में उसने लू टिंगजी को एक अजीब तरीके से देखा। आपकी छोटी बच्ची का स्वभाव अच्छा है। यह सुनकर लू टिंगजी ने धीरे से मुस्कुरा दिया। शी हेंगगुआन दोनों ने आपस में बातचीत की और खूब हंसे। समय बीतता चला गया। गाड़ी तेजी से लू परिवार के विला के सामने रुक गई। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला और कार से बाहर निकल गया। वह बिना हिले डुले ड्राइवर की सीट पर बैठा रहा। उसने कार की खिड़की नीचे कर दी। मैं बाद में यानरान के साथ क्लास रियूनियन में जा रहा हूँ। आपके लिए गर्भवती होना असुविधाजनक है। वापस जाओ और पहले आराम करो। मैं शांति से मुड़ी और विला में प्रवेश कर गई और जैसे ही मैं मुड़ी कार फिर से स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे दूर जा रही थी। मुझे लगा कि वह आज रात वापस नहीं आएगा। कौन जाने, आधी रात को मैं उलझन में थी, तभी अचानक फोन की घंटी बजी। मैंने फोन उठाया और देखा कि यह एक अनजान नंबर था, लेकिन शायद मैंने अनुमान लगा लिया था कि यह किसका नंबर है। दूसरी तरफ चू यानरान की आवाज थी। टिंगजी ने बहुत ज्यादा पी लिया है। आओ और उसे ले जाओ। मैंने ये वाक्य यूं ही कह दिया। उसने मुझे प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं दिया। मैंने फोन काट दिया। मैं बिस्तर के पास बैठकर उसकी स्थिति देखता रहा। आखिर में मैं उठा और बाहर चला गया। मैं ये भी देखना चाहता था कि क्या चू यानरान ने जानबूझकर मुझे बुलाया था और कोई योजना बना रही थी। 15 मिनट बाद मैं वेटर के मार्गदर्शन में कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खाली था। एक नजर में ही मुझे अंदर एक अस्पष्ट आकृति दिखाई दी। वे मानो कोई खेल खेल रहे थे। टिंगजी और चू यानरान दोनों के पास एक ही कुकी थी। कुकी का आकार लाल होता जा रहा था और वह छोटी होती जा रही थी। दोनों के होंठ एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे, जब तक कि आखिरी कुकी भी पूरी तरह से खा नहीं ली गई। कोई भी बच नहीं पाया। वे दोनों स्तब्ध थे। चू यानरान ने पहले पीछे मुड़कर देखा और उसके गाल लाल